दोस्तों सत्या को ट्रैम की सवारी करनी है तो हम ट्रैम का वेट कर रहे हैं। ये ट्रैम ट्रैक है यहाँ पे। तो दोस्तों ट्रैम में हम बैठ चुके हैं। ये बिल्कुल मेट्रो की ही तरह होती है, जैसे अपन की नॉर्मल मेट्रो होती है। और बस ये चलती रहेगी। तो ये चलनी शुरू होगी। नीचे ये देखो ट्रैक है। और ये दूसरी ट्रैम चल रही है बगल में। तो इस ट्रैम में बैठ के हम आए थे और जो इस ट्रैम में जो टीटी था वो बड़ा अच्छा बंदा था। उसने हमें बताया कि कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। तो ये सामने जो हमारे ऊपर दिख रही है ये इटालियन एम्बेसी है। और इस इटालियन एम्बेसी के जस्ट सामने आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे इतनी सारी जो बोट्स हैं, शिप हैं, याचीज़ हैं, ये खड़ी हैं। और इसके जस्ट सामने देखिए जिस तरीके से इमारतें खड़ी हैं और बिल्कुल किनारे पे देखिए, देखते ही ये दृश्य बनता है। और इसके बीच में एक ये लेक हाउस बताया गया है। इसे हम यहाँ जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक बत्तखों की प्रजाति है, पर ये नई बत्तखों की प्रजाति हमें मिली है। तो आप देख सकते हैं, देखिए। और ये लेक जो है ये सामने कोई म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के जान के आते हैं हम कि क्या है, इसके बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रिंस यूजेन वाल्डेमार्सुडे का म्यूज़ियम है यहाँ पे, ये वाला जो सामने है। और ये बेसिकली जो प्रिंस है उसकी एक हॉबी थी ये आर्टिकल्स कलेक्ट करने के। जो भी पुराने आर्टिकल्स होते थे उनको कलेक्शन में रखता था अपने। तो वो जो कलेक्शन है उसको यहाँ पे एग्जिबिट किया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे एग्जिबिशन लगी हुई है और इसको देखने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी कुछ फ़ीस है आपकी। और बेसिकली मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था यहाँ पे जो नेचर है, यानी जब यहाँ पे एक स्प्रिंग, समर, ऑटम ये वाला सीज़न अच्छा सा होता है तो यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे, ये नेचर जो है ये बहुत सुंदर दिखता है। और लोग जो हैं अक्सर यहाँ पे इस नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत सुंदर रहेगा यदि आप समर में आ रहे हो। और ये हमारी जो ट्रैम इटालियन एम्बेसी को क्रॉस करते हुए और गोल चक्कर काट के ये इटालियन एम्बेसी से हमें वापस लेके जाएगी स्टॉकहोम सिटी की तरफ। और ये सामने हम अभी ट्रैम से वापसी जाते हुए उतरे हैं नीचे। और यहाँ पे ये सर्कस करके कुछ एक बिल्डिंग है। इसमें डोंट नो सर्कस होता है क्या होता है, बट यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ ना कुछ तो अंदर प्रोग्राम या इवेंट होता होगा, इसलिए यहाँ पे एक। और जो रास्ते में हमने आपको दिखाया था अब्बा म्यूज़ियम करके, वो यहीं है। और इसके पीछे आपको जो दिख रहा है ये अम्यूज़मेंट पार्क है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। और ये ट्रैम का दूसरा वर्जन, शायद ये पुराने ज़माने की ट्रैम होगी जो कि आज तक ऑपरेटेड है। और ये रहा यहाँ पे ग्रोना लुंड करके अम्यूज़मेंट पार्क बच्चों के लिए। और समर टाइम पे हो सकता है ये ऑपरेशनल हो, तो आप समर टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं बच्चों को लेके। बच्चों के लिए यहाँ पे पूरा खेल कूद, झूले और सब चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम है एकदम। उनके लिए डिज़्नी लैंड होगा। और 1883 इसका मतलब शायद 1883 में बना होगा। और ये यहाँ से इसकी एंट्री है, हम दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ से इसकी एंट्री है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये देखिए फ्री फॉल और रोलर कोस्टर टाइप की राइड्स भी यहाँ पे है, अवेलेबल हैं। जिस तरीके से मुझे बाहर से स्ट्रक्चर बिल्टअप इनका दिख रहा है। काफ़ी झाड़ी फूड़ियाँ हैं बीच में, इसलिए आपको हम क्लैरिटी के साथ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये रोलर कोस्टर आपको दिख रहा है। और जो हमारे सामने आप ये देख पा रहे हैं ये अब्बा द म्यूज़ियम है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो यहाँ पे ये आपको स्टेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब्बा द म्यूज़ियम सामने एकदम। तो आप आइए, यहाँ पे भी जाके आप अपनी क्रिएटिव वर्क को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब्बा द म्यूज़ियम, ये आपको ऑरेंज कलर की यहाँ पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है। रोड पे हम आ गए हैं तो इसमें भी बहुत सारे म्यूज़ियम जो हैं, देखिए द वाइकिंग म्यूज़ियम, म्यूज़ियम ऑफ रेक्स, वासा म्यूज़ियम और स्पिरिट म्यूज़ियम करके सारे इसी दिशा में हैं।
तो अभी जब हम आए हैं वो आए इस दिशा से, यहाँ पे जो सामने है अब्बा म्यूज़ियम है, अब्बा म्यूज़ियम है, यहाँ से हम आ गए हैं। और इधर की तरफ से रास्ते जहाँ से ट्रैम आ रही है, इधर की तरफ हमें जाना है घर की तरफ, लेकिन उसके बीच में ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपको इस तरफ जाना है, जहाँ पे ये पीली सी बिल्डिंग है। हम इधर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये रहा रैक म्यूज़ियम। इसका मतलब है कि जो भी शिप्स हैं उनका समुद्र के अंदर जब वो चले जाते हैं या डूब जाते हैं तो उनका जो ढांचा है वहाँ किस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, वही मैरीन आर्कियोलॉजिकल एक संस्था है इनकी, जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है 3D वे में। तो शायद वो आपको अंदर जाके कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे समुद्र के अंदर की किस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है आर्कियोलॉजिकली। तो ये है रैक म्यूज़ियम। अगल बगल में दूसरा म्यूज़ियम है जो कि है द वाइकिंग म्यूज़ियम। ये वाइकिंग एज का जो भी कल्चरल हिस्ट्री है उसको दर्शाता है यहाँ पे। तो किस तरीके से वाइकिंग एज के दौरान लोग सड़कों पे रहते थे, फार्म में रहते थे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे, उस तरीके का कुछ 11 या 15 मिनट की वीडियो कुछ आपको ये दिखाएंगे, स्टोरी टेलिंग कुछ करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये अगल बगल में हैं दोनों, ये द रैक म्यूज़ियम और द वाइकिंग म्यूज़ियम। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। और ये बताना भी आपको ज़रूरी है कि इन दोनों म्यूज़ियम के जस्ट सामने ये लेक है या बैक्सी वाटर है, जहाँ पे कि बहुत सारी बोट्स और नाव और याच खड़े हैं। के बीच में एक और म्यूज़ियम ऑफ स्वीडिश ड्रिंकिंग कल्चर करके हमें देखने के लिए मिला है। लोहे के एक शीट पे ये गोदा हुआ है इस तरीके से, और ये काला काला सा दिख रहा है, इसको थोड़ा हम वाइट करते हैं। हाँ, तो इस तरीके से ये म्यूज़ियम है। इसके अंदर आई थिंक शिप या तो खड़ी होगी या शिप को दर्शाया गया होगा या 3D एनिमेशन टाइप से कुछ बताया गया होगा। तो वासा म्यूज़ियम ये भी उसी तरीके का है जिस तरीके से हमने बोला था कि जो शिप्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है, या तो समुद्र के अंदर या समुद्र के बाहर। तो उस तरीके से कुछ इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से ये ढांचा जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डेफिनेटली ये दर्शाता है कि इसके अंदर एक शिप है और शिप भी काफ़ी बड़ी होगी। यहाँ पे ये कुछ दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, ये शायद कुछ लोग हैं या सेलर हैं जो कि वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो सामने नॉर्डिक म्यूज़ियम करके एक बना हुआ है, ये सामने नॉर्डिक म्यूज़ियम है। और ये जस्ट जो हमारा वासा म्यूज़ियम है उसके बगल में है, ये वासा म्यूज़ियम है, इधर ये वासा म्यूज़ियम है और इसके बगल में। और यहाँ पे ये जो है ग्रेव यार्ड है जिसका नाम है आस्क ग्रेव लुंड, और इंग्लिश में ये पढ़ेंगे तो कुछ होगा, हम पढ़ते नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से इस ग्रेव यार्ड को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये लोग ग्रेवयार्ड को यहाँ पे सजा धजा के रखते हैं। और यहाँ पे ये है वासा म्यूज़ियम, इसके सामने ये नॉर्डिक म्यूज़ियम। और बस ये आसपास ही सारे म्यूज़ियम है, विदिन 2-3 किलोमीटर के अंदर आपके सारे म्यूज़ियम कवर हो जाएंगे। तो आपको एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन म्यूज़ियम में आने। काफ़ी ठंडा भी है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सारे म्यूज़ियम आसपास ही हैं। और अभी मैं जो हूँ ये ग्रेवयार्ड घूम रहा हूँ, और आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ घूम क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए घूम रहा था कि ये जगह भी मेरे को देखने के लिए बड़ी सुंदर लगी, जिस तरीके से यहाँ पे पत्थरों पे नाम और कलाकृतियाँ की गई हैं, जिस तरीके से फूल वूल हर एक ग्रेवयार्ड के ऊपर उगाए हुए हैं, किस तरीके से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं इन सारी चीज़ों को। मरने के बाद भी लोगों की यादों में ये सारी चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे आगे पीछे ये सारे म्यूज़ियम जो है कि विदिन 3 किलोमीटर के अंदर सारे म्यूज़ियम यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो बस आपको करना क्या है कि आपको पेमेंट करनी है और जो भी एंट्री फीस है उसको भरना है, और अंदर आप सारे म्यूज़ियम कवर कर सकते हो एक दिन में। एक दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और अच्छा होगा यदि आप कुछ अच्छे मौसम में आएँ, समर टाइम पे, तो आपको यहाँ पे खूब हरियाली देखने के लिए भी मिलेगी और काफ़ी लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों सामने एक ये बायोलॉजिस्ट का म्यूज़ियम है
ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और हो सकता है कि उनकी फ़ोटोज़ हों या उनके जो भी ड्राइड अप स्केलेटन हो वो यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हों, एग्जिबिट किए गए हों। तो आप इसमें जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और ये भी बिल्कुल ही नज़दीक है, जो कि हम म्यूज़ियम वाली लाइन में हैं, वहीं पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आप ट्रैम से यहाँ पे भी उतर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे सामने जो दिख रहा है ये नॉर्डिस्क का म्यूज़ियम यानी नॉर्डिक म्यूज़ियम है। इसके अंदर जो स्वीडिश कल्चर है उनको दर्शाया गया है, और 16वीं शताब्दी में करीबन 16वीं शताब्दी से 1.5 मिलियन करीब आइटम्स जो हैं यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, उनको दर्शाया गया है, और उनको कैसे जीवित रखा जाए आज तक की डेट में उनको उस तरीके से संजोया गया है एक तरीके से। तो ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री नॉर्डिक रीजन की और स्वीडिश कल्चर के लिए बेसिकली। तो आप आ सकते हैं, और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, ये सामने है आपका वासा म्यूज़ियम, इसके बगल में है ये नॉर्डिक म्यूज़ियम, और इसके बगल में है यहाँ पे ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये देखिए, तो ये रहा सामने की तरफ जो कि हम नॉर्डिक म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जो कि स्वीडिश कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखता है ये यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे करीबन 100-150 मीटर के रेंज के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो इनमें अंदर जाने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको टिकट लेनी पड़ेगी, एंट्री फीस है कुछ, अंदर जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठंडा भी बहुत है, और करीबन सारे म्यूज़ियम हम आज कवर कर चुके हैं। हम अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। हम अभी यहाँ से अपनी ट्रैम पकड़ेंगे और चल देंगे स्टॉकहोम सिटी की तरफ। तो दोस्तों, स्टॉकहोम जाने से पहले ट्रेन पकड़ने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और समय करीबन हो गया है अभी 8-10 के करीब, और हम आए हैं यहाँ पे एक पिज़्ज़ा स्टोर पे, जहाँ पे कि हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और हम पिज़्ज़ा खाने के बाद अपने डेस्टिनेशन को चल देंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। तो लेट्स सी। तो ये रहा पिज़्ज़ा जो हमने ऑर्डर किया था। काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा है, 3 लोगों के लिए काफ़ी है ये। तो थोड़ा ओरिगानो और हमने सॉस और चिली फ्लैक्स भी मंगाए हैं। तो देखिए आता है, और फिर हम एंजॉय करते हैं इस पिज़्ज़ा को। आप अगर जिंकन्स डैम के आसपास हो तो आप लोगों को ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि कहाँ पे खाना पीना सही किफ़ायती मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी के साथ। तो अभी हमें जो पिज़्ज़ा स्टोर या पिज़्ज़ा फास्ट फूड स्टोर मिला है वो है ये रेस्टोरेंट रेमिनी पिज़्ज़ेरियो, और यहाँ पे पिज़्ज़ा आपको अच्छे क्वालिटी के भी मिलेंगे और अलग अलग कुसाइन के भी मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें बताना ज़रूरी है कि कस्टमाइज़ तरीके से किस तरीके से आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना है। और यहाँ पे कई पिज़्ज़ा स्टोर हैं, देखिए साथ में पिज़्ज़ेरियो ये भी है एक। और जिस स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं ये जिंकन्स डैम वाली एक स्ट्रीट है, और यहीं पे बहुत सारे आपके फास्ट फूड कॉर्नर भी मिल जाएंगे और बार और पब भी मिल जाएंगे। डैम वाली स्ट्रीट पे सामने आपको यहाँ पे देखिए हैप्पी आवर्स 20% डिस्काउंट, और ये मंडे टू फ्राइडे है, मैन टू फ्री। तो यहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे में ऑफ़र है। और इसके बगल वाला एक और जो बार है ऑल डे ऑफ़र है आई थिंक, लेकिन 6 बजे से पहले तक आपको वो अवेल करना होगा। तो देखिए ये है जैसे कि 32 की भी बियर है और 49 की भी, 64 की भी, और इस तरीके से। और यहाँ पे भी वही है। तो डिफरेंट रेस्टोरेंट और बार्स पे डिफरेंट डेज़ के हिसाब से यहाँ पे ऑफ़र अवेलेबल होते हैं हैप्पी आवर्स टाइप के। तो आपको वो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। और तो एल्वेस्टा पहुँचने के बाद वापस एलमुल्ट के लिए हमारी चुक गाड़ी पहुंच रही है प्लेटफॉर्म पे। इसमें बैठेंगे हम और निकल देंगे अपने घर को। तो 3 दिन का जो सफ़र रहा अपना काफ़ी थकान वाला रहा, और जाके घर में हम आराम करेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे इस चैनल से जिसका नाम है पहाड़ी भाई।